जय हिंद दोस्तों आज हम लोग जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। यहाँ पे हम लोग आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ साथ में कुछ और आपको पॉइंट वो भी बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आए तो कैसे क्वेश्चन और आपके वहां पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको ये बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा कि आपको एक आइडिया ये लग जाएगा कि अगर हम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड की तैयारी करें तो वहां पे कैसे क्वेश्चन आपको वहां पे पूछे जाए, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सके। और इसके साथ दोस्तों ये जो मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं इसकी जो पीडीएफ भी मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ये अपना जो एप्लीकेशन है वहां पे अपलोड कर दूंगा। ये सारे क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा हूं इसमें हाय लिख के मैसेज जैसे आप करोगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और पहला क्वेश्चन दोस्तों जो आपको ये बंगलोर जेडारो में एक ये पूछा गया था, ये बताइए सर जो आपका हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, ये बताओ हेपेटाइटिस किसके कारण से आपका होता है। बैक्टीरिया से होगा, वायरस हो गया, फंगिस हो गया या परजीवी से होगा। तो आपके एग्जाम में एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मान चलना है कि अगर 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि मिनिमम यही मान चलना आपके 25 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर ही यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये बस होता है कि कौन से जेडारो एआरओ का आपके एग्जाम में वहां पे रिपीट होता है। तो जितने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं अगर सारे तैयार भी कर लोगे 25-26 क्वेश्चन आपके यही सारे क्लियर आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सीधा सीधा इस क्वेश्चन में कितना बता दो, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या वायरस, क्या हो जाएगा वायरस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं किसी कमेंट ना देख पाऊं उसके लिए आप परेशान ना होइए, बस यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बस सारे पॉइंट आप एक बार ध्यान रखते चलना है, क्योंकि बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपका आने वाला है और बहुत जल्द आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो अभी से तैयारी करने में आप वहां पे लग जाइएगा। दोस्तों एक बात ये ध्यान रखना, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका वायरस है वायरस की खोज किसने की थी, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या बता दोगे वायरस की खोज किसने की थी। आप यहाँ पे क्या नाम बताओगे, यहाँ पे नाम सीधा सीधा आपको एक ये पता होना चाहिए, दिमित्री का नाम पता होना चाहिए। क्या दिमित्री और इवानोव्स्की, ये इनका पूरा इवानोव्स्की ये इनका पूरा नाम यहाँ पे हो जाता है। और इन्होंने वायरस की खोज कब की थी, आप बताओगे कब की थी, इन्होंने 1892 ईस्वी में वायरस की वहां पे खोज की थी। और दोस्तों इसके अलावा और कई सारे रोग ऐसे हैं जो कि आपके वायरस के द्वारा होते हैं। जैसे एक नाम आप यहाँ पे ये याद करना, क्या इन्फ्लुएंजा, एक नाम आप यहाँ पे इन्फ्लुएंजा का याद रखें, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इन्फ्लुएंजा किससे होता है, ये भी आपका वायरस से होता है, ये आपका फ्लू वायरस के कारण आपका होता है। ऐसे ही आपका एक एड्स होता है, एक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एड्स हो जाएगा, ये कौन से वायरस के कारण होगा, ये आपका HIV वायरस के द्वारा आपका ये फैलता है। ऐसे ही आपका एक हैजा होता है, ऐसी क्या होता है आपका एक हैजा होता है, ये किसके द्वारा होता है, ये आपका एक रोटा वायरस नाम से काफी एक एग्जाम में आया था, रोटा वायरस वहां पे लिखा हुआ था। और कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका कोविड-19 है जो अभी यहाँ पे चल रहा था, कोविड-19 ये किसके कारण से फैलता है, तो आप कौन सा वायरस हो जाएगा, वायरस का नाम क्या लिखोगे आप, SARS-CoV-2, ये इस वायरस के कारण से आपका होता है। तो ये सारे भी आपके वायरस के कारण होते हैं, ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा चुके, सारे पॉइंट आपके नॉलेज वहां पे होने चाहिए। किसके द्वारा होंगे आप बताओगे, वायरस के द्वारा सारे यहाँ पे होते हैं। अब अच्छा अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ चिकित्सा विज्ञान की गुर्दों से संबंधित यानी जो आपके गुर्दे होते हैं इनसे संबंधित शाखा कौन सी है, कौन सी शाखा इसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका दानापुर जेडारो में जब पूछा गया था तो वहां पे इसका राइट आंसर क्या किया गया, वो हो जाएगा क्या नेफ्रोलॉजी, क्या हो जाएगी नेफ्रोलॉजी हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए जो गुर्दे होते हैं किडनी होती है इनकी जो यूनिट होती है इनकी इकाई होती क्या होती है, आप बताना नेफ्रॉन होती है, ये भी पेपर पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ तो जो आपका एनाटॉमी होता है, क्या एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर हम किसका अध्ययन आपको यहाँ पे किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या बताओगे जो शरीर की संरचना हो गए और उनके अंग होते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, एनाटॉमी। ये चीज याद करना, एनाटॉमी के अंदर आपका शरीर की संरचना हो गया और अंगों का अध्ययन हो गया, अंगों का अध्ययन इनका इसके अंदर यहाँ पे किया जाता है।
अंगों का अध्ययन लिख लेना या शरीर की संरचना, ठीक है। और वैसे ही कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका फिजियोलॉजी होता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अच्छा ये बता दो जो आपका फिजियोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन वहां पे होता है, इसमें होगा शरीर के कार्यों का अध्ययन जो होता है इसके अंतर्गत होता है, यानी पैथोलॉजी, रोगी कारण और प्रभाव का अध्ययन किसके अंदर होगा, फिजियोलॉजी। यहां बताएंगे जो शरीर के कार्यों का अध्ययन आपका फिजियोलॉजी के अंदर आपका यहाँ पे होता है। एक ये ध्यान रखना कि जो आपका फार्मोलॉजी होता है, क्या होता है आपका फार्माकोलॉजी, एक ये याद करना फार्माकोलॉजी जो आपका होता है, कभी ये क्वेश्चन पूछा गया इसके अंतर्गत क्या होगा, आप बता दोगे जो आपकी दवाओं होती, क्या होती है दवा, दवा का अध्ययन इसके अंतर्गत यहां पे होता है। यहां पे याद करना कि यहां ये पॉइंट लिख लेना कि शरीर के कार्य, शरीर के कार्य का अंतर्गत अध्ययन इसके अंतर्गत होगा। और वहीं पे कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताओ अच्छा जो आपका माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन यहां पे किया जाएगा, तो आप क्या बताओ जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं इसके अंदर क्या होगा, जो आपके सूक्ष्म जीवों का अध्ययन यहाँ इसके अंतर्गत किया जाए, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, इनका सभी का अध्ययन आपका माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। तो ये आप 4 पॉइंट याद करना जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार ये आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाया करते हैं। अगला आता है, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है, ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा विटामिन आपका संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, वो सीधा सीधा आप बताइए, क्या ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित कौन हो जाएगा, हम बताएंगे क्या विटामिन जो डी दिया, क्या विटामिन डी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो विटामिन बी आपका दिया गया है ना, इससे बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विटामिन बी से, जो विटामिन बी आपका कॉम्प्लेक्स होता है इससे बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो कभी अगर आपसे मैं सारे विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है इसके मैं करा देता हूं, क्योंकि यहां से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और ये सारे पॉइंट आपको यहां पता होने चाहिए। जैसे पहला तो आप ये बताओ जो आपका विटामिन बी1 होता है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, आप क्या बता दो, अन्य नाम होगा थायमिन, अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका, थायमिन यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर ये बोल दिया गया विटामिन बी1 की कमी से शरीर में कौन सा रोग आपका यहाँ पे हो जाता है, तो आप क्या बता दो, यहाँ पे रोग हो जाएगा क्या, बेरी बेरी रोग कौन सा हो जाएगा, आप ध्यान रखना है बेरी बेरी रोग आपके यहाँ पे हो जाता है विटामिन बी1 का। और इसमें क्या होता है जो आपकी मांसपेशियों की कमजोर नसों की समस्या आपको वहां पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगला आपका आता है जो आपका बी2 आता है, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम नोट करें क्या, राइबोफ्लेविन, क्या याद रखेंगे, राइबोफ्लेविन यहाँ पे याद रखिएगा। और कभी अगर इसकी कमी हो जाए राइबोफ्लेविन की, तो इसकी कमी से क्या होता है, आपने देखा हो जो आपका चिड़चिड़ा महसूस होता है, या आपकी जो ओंठ होती है काफी फटने वहां पे लगते हैं, या जो जीभ होती है, जीभ में क्या होता है आपकी सूजन आती है, जो आपकी जीभ होती है उसमें सूजन आ जाती है, या आपके ओंठ होते हैं इसमें सूजन आ जाती है, ये सारे विटामिन बी2 की कमी के कारण आपके होते हैं। इसका जो अन्य नाम है ना, ये याद रखें, ये आपके पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विटामिन बी2 का अन्य नाम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऐसी आपका अगर विटामिन बी3 का पूछ लिया जाए तो आप इसका अन्य नाम क्या बता दो, यहां बताएंगे क्या, नियासिन, क्या हो जाएगा, इसका अन्य नाम आपका नियासिन हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, आप बताएंगे पेलाग्रा रोग हो जाता है, यानी जो त्वचा रोग हो गया, डायरिया हो गया, मानसिक विकार, सारे आपके विटामिन बी3 से यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद जो अगर विटामिन बी5 का हम लोग याद करें तो इसको क्या बोलते हैं, अन्य नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे क्या, पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक, ये नाम नोट कर ले, ये इसका अन्य नाम यहाँ पे हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जैसे थकान हो गया, सिर दर्द हो गया, जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, ये आपका विटामिन बी5 की कमी से वहां पे देखने को मिल जाता है। बी5 के बाद एक याद करेगा विटामिन बी6 का याद करना, इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम लिखेंगे क्या, पायरिडॉक्सिन, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, पायरिडॉक्सिन, ये इसका अन्य नाम यहाँ पे हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया, इसकी कमी से क्या रोग हो जाएगा, इसकी कमी से आप बता दो क्या,
एनीमिया की प्रॉब्लम हमें देखने को वहां पे मिल जाती है, यानी त्वचा संबंधित जो समस्याएं आपकी जितने भी आती हैं वो सारी आपकी विटामिन B6 की कमी के कारण वहां पे आ जाती है। इसके बाद अगला विटामिन जो आपका B7 होता है, इसका अन्य नाम अगर कभी पूछा जाए तो क्या बता दोगे? बायोटीन। इसका अन्य नाम क्या बताओगे आप? यहाँ पे बता देंगे सीधा सीधा, बायोटीन इसका अन्य नाम हो जाता है। और इसकी कमी से क्या होता है, जो आपके बाल झड़ते हैं, बालों की जो झड़ने की समस्या होती है, ये आपकी विटामिन B7 की कमी के कारण ही आपकी वहां पे देखने को मिल जाती है। B7 के बाद अगला नाम याद करना विटामिन B9 का। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोलिक। क्या बोल दोगे आप यहाँ पे? फोलिक एसिड यहाँ पे बोल दोगे, फोलिक एसिड बोल दोगे। और इसकी कमी से क्या होता है, आपकी जैसे एनीमिया यानी गर्भाशय हो गया, या नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें जो वहां पे डिसीज होती है, उनमें जो रोग देखने को मिल जाती है, वो आपका विटामिन B9 की कमी के कारण वहां पे होता है। ये अन्य नाम सारे आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। अब इसके बाद विटामिन B9 के बाद एक और लिख लेना, विटामिन B12। इसको अन्य नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे आपको? बालामीन, कोबालामीन, ये नाम आप यहाँ पे नोट कर लेना। और इसकी कमी से क्या होता है, आपकी जो परनीसियम होता है या एनीमिया, तंत्रिका तंत्र की जितनी समस्याएं आपको वहां पे होती हैं, वो सारी विटामिन B12 की कमी के कारण वहां पे हो जाती है। तो ये सारे जो बी कॉम्प्लेक्स है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अन्य नाम सभी के आप याद करना, जो अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक सवाल में यह पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? अब बताओ, संक्रामक रोग इनमें से आपका कौन हो जाएगा? जो कि जालंधर जडारों में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। बस आप ये चीज देखो कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाए, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी वहां पे कंटिन्यू कर सके। वैसे सारी क्लासें आपकी एप्लीकेशन में ऑलरेडी वहां पे चल रही, जहां पे सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वहां पे। और जो बच्चे पुराने हो गए उनको मैंने कंप्लीट नोट्स जो आपको प्रोवाइड करा रखे, बस आप वो तैयार करते रहे। और डेली यहाँ पे जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिस सेट आप देते चलिएगा। आपको यकीन दिलाता हूँ आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ दिखेंगे। बस एग्जाम तक मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप सीधा फॉलो कर चलना। और ग्रुप में दोस्तों में आपको इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन भी वहां प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम पहले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहां से एग्जाम में आपके 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बस एग्जाम तक, पेपर तक बने रहो, आपके पेपर छपने वाले तक क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस जो चीजें बताओ उसे आप फॉलो करते हुए चलिएगा। इसका बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बता देंगे क्या? खसरा। क्या हो जाए? खसरा हो जाए। संक्रामक रोग कौन सा हो जाए? खसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों, जो आपको ये खसरा होता है ना, खसरा के बारे में एक चीज ये ध्यान रखना कि इसकी रोकथाम के लिए कौन से वैक्सीन का यूज किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज होता है? वो आपका MMR का यूज वहां पे किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म भी यहाँ पे आप इसका लिख लीजिएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म यहाँ पे आपका हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फुल फॉर्म यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब ये वैक्सीन कब आपको दी जाती है, यानी ये प्रभावी कब वैक्सीन होगी? जो कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो इसका दोस्तों जो आपका पहला डोज, पहली वैक्सीन जो आपकी लगती है, ये लगती है आपकी किसी बच्चे के 9 से 12 महीने में। ये भी पेपर पूछा जाता है कि जो आपकी खसरा होती है, इसकी वैक्सीन बच्चों में पहली बार कब लगती है? आप बताओ। जो बच्चा आपका 9 से 12 महीने में लगेगा तो पहली वैक्सीन इसकी लगती है। और सेकंड वैक्सीन कब इसकी लगेगी? ये आपकी लगती है जो बच्चा आपका 15 से 18 महीने का हो जाता है, तो सेकेंड वैक्सीन इसकी वहां फिर आपकी लगाई जाती है। तो ये दोनों पॉइंट नोट करना। इसकी रोकथाम के लिए MMR की वैक्सीन आपकी ये वहां पे लगाई जाती है, ताकि ये सारे प्रॉब्लम उस बच्चे को वहां पे देखने को ना मिले आगे चल के। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता, अच्छा ये बताओ, निम्नलिखित में से किस जानवर का वैज्ञानिक नाम आपका एक्वेस कैबेलकस है? तो ये किसका नाम यहाँ पे हो जाएगा? जबलपुर जडारों में सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में वहां पूछ लिया गया था। तो इसका राइट आंसर आप क्या बता दो? ये आप बता दो, ये किसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा? हम बताएंगे। ये घोड़ा का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों, कभी अगर यहाँ पे कुछ मैं वैज्ञानिक नाम नोट कराता हूं, ये आपके वो है, मतलब कॉमन नाम है जो अक्सर आपके रिपीट वहां पे बार बार हुआ करते हैं। तो सारे नाम एक बार ध्यान से नोट करिएगा। अगर तो एक याद करना, कभी अगर आपसे मनुष्य का पूछ लिया जाए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है?
इसके बाद अगर गेहूं का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, आप बताओ क्या हो जाएगा, या फिर पूछे जो चावल होता है, राइस होता है, वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, या फिर जो आपका कुत्ता होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, या फिर ये बताओ जो बिल्ली होती है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या होता है। ये आपके वो कॉमन नाम है कि जो अक्सर आपके एग्जाम में वहां पे रिपीट हुआ करते हैं। मैं सभी के नाम यहाँ पे नोट कर देता हूं। तो मनुस्वालम क्या बताओगे, मनुस्वालम आप बता देना क्या, होमोसैपियंस, होमोसैपियंस नाम आप यहाँ पे ये लिख लेना। और गेहूं वाले में ये नाम आप जरूर नोट करना, ये आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो ये आप एक बार नाम जरूर यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो आपका चावल का होता है, चावल क्या नोट करेंगे, चावल का भी आप ये नाम यहाँ पे याद कर लेना, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। और कुत्ता क्या हो जाए, कुत्ता का क्या नोट करेंगे आप यहाँ पे, कुत्ता का ये वैज्ञानिक नाम आप यहाँ पे देखो, ये सीधे सीधे आपको नाम यहाँ पे याद ही करने पड़ेंगे, ये सीधे सीधे आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिल्ली वाले में क्या नोट कर लेंगे, बिल्ली वाले में ये पॉइंट आप एक बार यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो ये सारे वैज्ञानिक के नाम जो मैंने नोट कराए, ये सारे आप एक बार लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से ये वो कॉमन नाम होते हैं जो कि अक्सर आपके पेपर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट एक बार नोट कर ले, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन ये सारे नाम आप जरूर एक बार याद करिएगा। अब ये बताओ जो आपका अमीबा होता है निम्नलिखित में से किस जगत से संबंधित है। तो अमीबा किस जगत से संबंधित है, ये लखनऊ जिडावरा में जब क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इसका बताओ राइट आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा। तो आप क्या बताओगे, अमीबा जो आपका होता है किस जगह संबंधित हो जाएगा, ये आपका प्रोटिस्टा, किससे आएगा, प्रोटिस्टा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये अमीबा होता है ना, अमीबा यानी अमीबा क्या होता है, अमीबा एक, ये भी याद करना, अमीबा जो आपका होता है एक कोशिकी होता है। क्या होता है आपका, एक कोशिकी, इसमें एक कोशिका पाई जाती है। तो अगर ये भी पेपर में एक आया था, अमीबा कौन सी कितनी कोशिकाओं से बना हुआ है, तो आप क्या बताओ, एक कोशिकी आपका होता है। ये अमीबा पाया कहां पे जाता है, ये आपका मोस्टली आपका जल में, कहां पाया जाएगा, जल में आपका ये अमीबा पाया जाता है। और ये किस समूह का आता है, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये किस समूह में आपका आता है, आप क्या बता दोगे, ये आपका जो प्रोटोजोआ, क्या बता दोगे, प्रोटोजोआ, क्या याद करेंगे, प्रोटोजोआ समूह का सदस्य है, और आपको ये सरल जीवों में आपका ये वहां पे गिना जाता है। तो आपका जो अमीबा होता है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो अमीबा के बारे में आपको वहां पता होने चाहिए। एक सवाल में ये पूछा गया, जो पेनिसिलिन का आविष्कारक किसने किया था, जो पेनिसिलिन है इसका आविष्कार क्या है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल भी है, लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है पेनिसिलिन का। चाहे कोई भी एग्जाम ले लेना, हर पेपर के हर एग्जाम में आपका पेनिसिलिन का बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट वहां पे हो चुका है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, किसका नाम बताओगे, यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आप याद कर रट लेना। यहाँ पेपर कई बार क्वेश्चन यहाँ पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ नाम मैं और आपको बता देता हूं जो अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक ये नोट करना, कभी अगर दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपकी कोशिका होती है, क्या होती है कोशिका, अगर ये पूछा गया जो आपकी कोशिका होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताओ, ये कॉमन नाम है जो अक्सर पेपर में आते हैं। रॉबर्ट हुक का नाम यहाँ पे रट लेना, बहुत बार पेपर रिपीट ये हो चुका है। इसके बाद कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो आपका इंसुलिन होता है, क्या होता है इंसुलिन। अब इंसुलिन की खोज अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप क्या बता दोगे, इंसुलिन की खोज कौन हो जाएंगे। जैसे एक फ्रेडरिक नाम क्या नोट करें यहाँ पे, फ्रेडरिक नाम नोट करें ना, फ्रेडरिक बेंटिंग, और क्या नाम नोट करें, और नाम नोट करना चार्ल्स बेस्ट। और इन्होंने कब इसकी खोज की थी, ये 1921 इसमें इन्होंने वहां पे खोज की थी। अब ये कई बार आपका जो जीवाणु वाला पॉइंट होता है ना, जीवाणु की खोज किसने की थी, ये पॉइंट बहुत बार पेपर ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका हमेशा नाम क्या याद करना, इसका नाम याद करना क्या, एंटोनी, क्या नाम याद करें यहाँ पे, एंटोनी वॉन और लुईन हॉक। और क्या नोट करेंगे यहाँ पे,
एंटोनी वॉन, और यहाँ पे लिख लेना क्या, आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे लुइनहॉक। क्या नोट करेंगे यहाँ पे, लुइनहॉक, ये नाम यहाँ पे याद कर लेना। और ये खोज इन्होंने कब की थी, ये की थी इन्होंने 1676 ईस्वी में इसकी वहां पे खोज की थी, यानी विषाणु की खोज की थी। तो ये आपके तीन वो कॉमन चीजें हो जाती हैं जो आपके अक्सर पेपर में यहाँ से रिपीट हुआ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। एक सवाल में ये पूछा गया था, जो पिता के गुणसूत्रों को किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है। ये क्वेश्चन जब आपका जालंधर जेडारो में आपके आर्मी नर्सिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आप यहां पे क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा क्या, XX। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, जो आपके गुणसूत्र होते हैं, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो खोज वाले में क्या नाम बताएंगे आप, यहां बताएंगे क्या, वाल्डेयर। किसका नाम बता देंगे यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने इसकी खोज की, कब खोज की थी, 1882 उसमें इसकी खोज की थी। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना कि जो मानव होता है, मनुष्य होता है, इसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव में अगर पूछा जाए गुणसूत्रों की कुल संख्या, मानव में गुणसूत्र कुल संख्या कितनी होती है, आप क्या बताओ, गुणसूत्र कुल संख्या आपकी 46 यहाँ पे आपकी होती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना। इसमें क्या होते हैं, यानी देखो आपके जो मनुष्य होता है, इसमें जो आपके गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या हमने क्या बता दिया, 46 गुणसूत्र, 46 क्या बता दो, 46 गुणसूत्र आप यहाँ पे नोट कर लेना। और यानी कि ये ध्यान रखना, इसमें जो आपके क्या होते हैं, 23 जोड़े आपके होते हैं, और इसमें जो आपके 22 जोड़े होते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि आपके जो 22 जोड़े आपके होते हैं, ये आपके शारीरिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक, शारीरिक आपके ये गुणसूत्र वहां पे आपके हो जाते हैं। और लेकिन जो आपका एक जोड़ा यहाँ पे बचता है, एक जोड़ा जो आपका बचता है, ये क्या होता है, ये आपका लिंग निर्धारण करता है। ये क्या करता है, आपका लिंग निर्धारण, ये आपका एक जोड़ा ये वहां पे करता है। और जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष जो आपका ये आपका लास्ट वाला बचता है, जो आपका लिंग निर्धारण करता है, ये पुरुष में क्या होता है, ये आपका XY होता है। और जो आपकी महिलाएं होती हैं, और जो आपकी महिलाएं आपकी होती है, उसमें क्या होता है, वहां पे XX आपका यहाँ पे होता है। तो अगर ये पॉइंट पहले नोट कर लेना कि गुणसूत्र टोटल संख्या 46 होती है, यानी टोटल आपके 23 जोड़े इसके वहां पे होते हैं, जिसमें 22 जोड़े क्या हो, सारे गुणसूत्र आपके होते हैं। एक जोड़ा आपका ऐसा होता है जो कि आपका लिंग निर्धारण वहां पे करता है। और वैसे दोस्तों यहाँ पे अगर XX गुणसूत्र आपके हो जाते हैं, तो वहां पे क्या होती है, लड़की होती है। अगर वहीं पे पुरुष का आपका Y वाला गुणसूत्र मिल जाए, और आपका जो स्त्री महिलाओं क्या दोनों XX आपके होते हैं, महिलाओं X हो, और वहीं पे अगर XY गुणसूत्र से क्या हो जाएगा, XY हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लड़का होता है। अगर XX गुणसूत्र आपका हो जाता है, आपकी वहां पे लड़की होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आपका लड़का होगा या लड़की होगी, ये डिपेंड करता है मेल के गुणसूत्र पे, वहां पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ पॉइंट बेसिक है जो हमें यहाँ पता आपको होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक सवाल ये आपसे पूछा गया था, ये बताओ जो आपका रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। जो आपका रोटा वायरस टीका है, जो वैक्सीन है, इसका उपयोग किस बीमारी के लिए आपका वहां पे किया जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन में कितना बता दो, वो आप बताना, क्या डायरिया का, क्या डायरिया का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा ये बताओ जो पहली बार टीका का खोज यानी कौन सी बीमारी के लिए किया गया था, यह पहला टीका कौन सा है जिसे खोजा गया था। ये पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लेना कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पहला टीका, अगर ये पूछ लिया पहला जो आपका टीका है, पहला टीका की खोज किसने की थी, तो आप यहां पे किसका नाम बताओगे, आप बता देना किसका, एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर का नाम आप यहां पे याद कर लेना। और किस बीमारी का था पहला टीका, वो आपका हो जाएगा चेचक का, यहां पे आपका हो जाता है। अब इसके बाद उसे एक पॉइंट ये याद करना, जो आपके लुई पास्चर वैज्ञानिक थे, कौन थे, लुई, एक वैज्ञानिक का नाम नोट करना, लुई पास्चर वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपका रेबीज का जो टीका था, किसका, रेबीज,
रेबीज के टीके की खोज यहाँ पे की थी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे लुई पास्चर का ये कई बार पेपर में आया है कि रेबीज के टीके खोज किसने की थी, आप बता देना, लुई पास्चर का नाम याद करना। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला जो टीका बना था उसकी खोज किसने की थी, आप बताना। वो चेचक के लिए पहला टीका एडवर्ड जेनर ने वहां पे बनाया था। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस के कारण से आपकी होती है। तो हमें पता है क्या जो आपकी खसरा होती है ये आपके वायरस के कारण से। क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका था जबलपुर जुडारो में, मैंने इस वजह से ये क्वेश्चन वहां पे ले लिया क्योंकि आपको ये पता हो सके कि आपके पेपर एक एआरओ जुडारो और दूसरे एआरओ जुडारो बहुत बार पेपर क्वेश्चन रिपीट वहां पे होता है। तो मैं सारे वही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके पेपर अक्सर वहां पे रिपीट वहां पे हुआ करते हैं। इसके बाद जो अगला सवाल आता है, ये बताओ नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार आपका यहां पे होता है। नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार आपका होता है, तो क्या बताओगे, वो आपका हो जाएगा क्या, राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया के कारण जमीन में आपका नाइट्रोजन की उपलब्धता को क्या करता है, बढ़ाता है। और जिससे क्या होता है, किसानों को रासायनिक जो उर्वरक होते हैं इनकी आवश्यकता वहां पे कम आपकी हो जाती है और यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। और क्या होता है, जिससे क्या होता है, जो खेती वहां पे कृषि लोग वहां किसान लोग वहां पे करते हैं, जो वहां पे यूरिया हो गई ये सब वहां पे डालते हैं, उसे वहां पे कम मात्रा में डालना जाता है। क्योंकि क्या करता है राइजोबियम, इसकी जो वहां पे क्षमता होती है वो आपकी वहां बढ़ा दे, जिससे क्या उत्पादन आपका काफी वहां बढ़ जाता है। इसके बाद जो आपका एक अगला सवाल था जो बंगलोर जुडारो में ये पूछा गया, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी सबसे अधिक यहाँ पे पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें आपका पाया जाएगा, तो आप क्या बता दो सीधा सीधा, जो आपका आंवला हो गया। यानी जितने भी आपके खट्टे आपके पदार्थ फल होते हैं उनमें ज्यादा विटामिन सी की मात्रा काफी ज्यादा आपकी पाई जाती है। तो यहां पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका आंवला यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका विटामिन सी होता है इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा, आप क्या या बताओगे, अन्य नाम क्या होगा, एस्कार्बिक। क्या बता दोगे यहाँ पे, अन्य नाम इसका हो जाएगा आपका एस्कार्बिक एसिड, इसका अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। और इसके बाद एक चीज ये ध्यान रखना कि ये क्या होता है, जल में आपका घुलनशील विटामिन यहाँ पे आपका हो जाता है। और इस विटामिन की कमी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर जो आपका विटामिन सी होता है, जो आपका विटामिन सी होता है, अगर किसी के शरीर में इसकी कमी यहाँ पे हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो आपको स्कर्वी, कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपकी स्कर्वी नामक बीमारी हो सकती है। जिसमें होता है कि दांतों का झड़ना हो गया, शरीर में सूजन हो गया या फिर रक्तस्राव का कंटिन्यू होना, ये सारे वहां पे बीमारियां हो जाती हैं। तो क्या हो, स्कर्वी क्या हो, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से आपके यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया जो मनुष्यों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो रक्त का रंग जो होता है लाल होता है, ये क्या रीजन इसका यहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन जब आपका पूछा गया था तो आप इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या बताएंगे। अनुराग भाई देखो, जो मैंने आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ प्रोवाइड कराया ना वो आपके कंप्लीट है सारे, उसमें आपके हैंड राइटिंग नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं। यानी ये चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, सारी में आपके हैंड राइटिंग नोट्स भी दे रखे। अब इसके साथ साथ वो नोट्स मैंने आपको 2000 से लेकर 2024 जितने भी आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम हो गया, टेक्निकल हो गया, जीडी हो गया, उनमें जो जो क्वेश्चन आपके जितने पूछे गए वो सारे मैंने प्रोवाइड करा रखे ताकि आप वहां प्रैक्टिस कर सके और आपको ये पता चले क्या लेवल आपका वहां पे होता है। तो अनुराग भाई जो मैंने नोट्स दिए ना आप तैयार करो, यकीन मान चलना आपके पेपर क्वेश्चन आपको दिखेंगे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे एग्जाम तक बने रहना, मैं इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जो पेपर सीधे सीधे आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का आप कितना बता दो, ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो समान स्तर पे, ये बताओ हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या, यानी फीमेल में क्या होती है, मेल में क्या होती है, ये भी पेपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखो पहले से एक ये ध्यान रखना कि जो आपके समान स्तर क्या होता है हीमोग्लोबिन का, सामान्य क्या लिख लेंगे यहाँ पे, समान स्तर क्या होता है हीमोग्लोबिन का।
तो यहाँ पे आप क्या याद करोगे, जो आपके मेल होते हैं या जो पुरुष होते हैं, पुरुष में होते हैं, यहाँ पुरुष लिख लेना सीधा, यहाँ पे जो आपके पुरुष होते हैं उनमें आपका ये समान स्तर क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 13.8 से लेके 17.2 आपका, ये आपका समान स्तर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये समान स्तर वहां पे 13.8 से लेके 17.8 यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद जो आपकी महिलाएं होती हैं, इसके बाद अगर यहाँ पे ये देखा जाए महिलाओं में समान स्तर इसका यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप 12.1 से लेके आपका 15.1, ये इनका समान स्तर यहाँ पे हो जाता है महिलाओं में। और वहीं पे अगर बच्चों का देखा जाए, बच्चों में अगर ये देखा जाए इनमें क्या स्तर वहां पे होता है बच्चों में, तो यहाँ पे क्या बता दो 11.11 से लेके आपका 16, ये इनका समान स्तर यहाँ पे हो जाता है। और कभी अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, अगर कभी शरीर में आपकी जो हीमोग्लोबिन होती है, अगर इसी हीमोग्लोबिन के शरीर में कभी कमी हो जाती है, तो हम क्या बताएं कौन सा रोग आपका हो जाता है, आप बताते हैं एनीमिया। कौन सा रोग हो जाता है यहाँ पे, आपको एनीमिया नामक रोग वहां पे आपका हो जाता है। यानी आयरन लॉ की कमी से आपका हीमोग्लोबिन जो स्तर होता है कम हो जाता है, जिससे आपका एनीमिया रोग वहां पे आपका हो जाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें लक्षण होते हैं जैसे कमजोरी होना या सांस फूलना, कभी अगर आप चलते चलते आपकी सांस काफी ज्यादा फूल रही है, या थोड़ा भी आप थोड़ा काम करते हैं आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, इसका मतलब यही होता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है। ब्लड के मतलब हीमोग्लोबिन जो आपका दिया गया, हीमोग्लोबिन की आपके शरीर में वहां पे कमी आपकी हो गई है। तो ये कुछ पॉइंट नोट करिए, ये आप जरूर याद करना, ये पेपर अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। एक सवाल ये पूछा गया है, पानी में पाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, कैंसर के लिए कौन सा तत्व आपका जिम्मेदार होता है, ये यहां पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, ये आपका हो जाएगा आर्सेनिक। क्या बताओगे, आर्सेनिक बता देना, जो कि आपका लखनऊ जेडौरा में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे पेपर ये आपका यहां पूछा जा चुका है। और दोस्तों जो आपका ये आर्सेनिक होता है, ये आपका एक रासायनिक तत्व है, और जिसका आर्सेनिक अगर ये पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका आर्सेनिक होता है इसका प्रतीक बताओ, ये केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका बताओ प्रतीक आपका क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओ, ये AS इसका प्रतीक आपका हो जाता है। और वहीं पे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका आर्सेनिक होता है इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या हम कितना बता दोगे, ये आप बताओगे 33 आपकी हो जाती है। और ये आपका एक जहरीला धार तत्व है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की परपरिध में आपका ये पाया जाता है। और जो आर्सेनिक होता है, अगर ये देखा जाए कि आर्सेनिक का मानव के स्वास्थ्य पर क्या आपका प्रभाव पड़ता है, तो ये जो आपका आर्सेनिक होता है इसके कारण क्या त्वचा पे धब्बे या कैंसर और अंगों के खराब होना, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़े हो गए, ये इसी आर्सेनिक की वजह से आपकी ये खराब भी वहां पे हो जाती है। यानी मानव के शरीर बहुत बुरा इसका प्रभाव वहां पे आपका पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों जो आपका अगला सवाल आता है, इसमें यह पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमें कौन सा रोग आपका हो जाएगा, तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग आप बता दो, ये आपका हो जाएगा क्या, कोशियोरकर। कोशियोकर जो दिया गया है ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। दोस्तों ये आपका कोशियोरकर जो होता है ये एक प्रकार के प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाली कंडीशन ये आपकी होती है, और यह आमतौर पर उन बच्चों में देखा जाता है जो प्रोटीन से युक्त भोजन की कमी के कारण कुपोषित हो जाते हैं, खासकर जैसे दलहनी उत्पाद जैसे दाल हो गया, चना हो गया, और ये किसमें पाया जाता है, ये उन्हीं में ज्यादा आपका पाया जाता है। तो आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब बहुत, जो बच्चे क्या होते हैं दुबले पतले बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि उनकी हड्डियों और ढांचा वहां पे दिखाई पड़ता है, तो उनमें क्या होता है प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी वहां पे होती है। और ये प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया किसमें जाता है, जैसे आपके जो सोयाबीन हो जाती है, सोयाबीन हो गया, जो सोयाबीन की एक प्रकार की दाल ही होती है, तो सबसे ज्यादा कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, आप क्या याद करेंगे, सोयाबीन का नाम वहां पे याद करिएगा। अगर आपका भी शरीर काफी दुबला पतला है तो आप सोयाबीन लेना यूज करिए, आपकी हेल्थ जल्दी जल्दी वहां पे बन जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आता है जो कि आपका केमिस्ट्री का आता है। इसमें यह पूछा गया है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रम को क्या कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, ये शायद सभी को पता ही होगा क्योंकि ये सवाल हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस भी वहां पे कर चुके हैं। जितने मैंने प्रैक्टिस कर लगाया शायद ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट भी वहां पे हो चुका है।
तो ये क्वेश्चन सभी को लगभग लगभग पता ही यहाँ पे होता है, क्योंकि वो लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? लोहे पे इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि क्या होता है ना कि लोहा जो होता है कि जो जल की वाष्प होती है इस पे जैसे संपर्क में आएगा उसमें क्या लगता है, उसमें जंग लग जाती है। तो जंग वहां पे ना लगे इसीलिए क्या कर दिया जाएगा, जिंक की परत उसमें चढ़ा दी जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपका यश देलेपन जो आपका है, ये इस प्रक्रिया को आपका कहा जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। एक सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया था जबलपुर जड़ावड़ में आपके आरवी नर्सिंग के एग्जाम में, कि ये बताओ अच्छा समुद्र के जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अगर जो आपका समुद्र का जल है इसका वाष्पन किया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? आप सभी को पता है क्या प्राप्त होता है, नमक तो आपका प्राप्त ही होता है ना वहां पे। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे? ये बताओगे नमक। क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है कि अगर समुद्र जल को आप वाष्प करोगे हमें नमक ही तो प्राप्त होता है, वहां ज्यादा क्या पानी उसका खारा होता है वहां पे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? नमक आपको प्राप्त होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ चाहे किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने पे क्या आपकी होती है? आप क्या बताओ क्या हो जाएगी? आप बता दोगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का नाम बता देना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। किसी चालक द्रव पे विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या हो जाएगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे होती। ये आपके जयपुर जड़ावड़ में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। बट दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ये नोटिस करिए कि कैसे पेपर क्वेश्चन पूछे जाए, ताकि उसी हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू वहां बनाए रखेगा। यही लेवल आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ये बताओ निम्नलिखित में से तूतिया किसका अन्य नाम है? तूतिया किसका अन्य नाम है? किसका नाम बता दोगे? ये आपका जो कॉपर सल्फेट होता है इसी का एक अन्य नाम। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र भी बता दीजिए, तो क्या बता दोगे? आप बताओगे CuSO4 इसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपका हो जाता है। यहां पे क्या याद करो, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट, या कॉपर और सल्फेट यानी क्या हो जाएगा, ये आपका जो कॉपर हो गया और सल्फेट हो गया, इसके आयन से मिलकर एक निर्जल यौगिक क्या बनता है? आपका कॉपर सल्फेट यहाँ पे बनता है। और यदि इनमें आपका पानी की उपस्थिति हो तो इसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कहा जाता है। अगर इसी में आपके पानी की उपस्थिति हो जाए, अगर इसी में आपकी क्या हो जाए पानी की उपस्थिति हो जाए तो इसमें क्या बनेगा? ये आपका बनता है क्या हो जाएगा? ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्या SuSO4 हो जाएगा इंटू 5H2 आपका हो जाएगा। ये किसका नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट नाम हो जाएगा, अगर इसमें पानी की उपस्थिति आपकी यहाँ पे हो जाती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ अच्छा, जो माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा लाल लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ये बताओ क्या लगाया जाता है? ये जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस आपका हो जाता है। आपने देखा होगा जो आप माचिस तिली वहां पे जलाते हैं उसके सामने जो आपका लाल लाल कलर वहां पे दिखता है जो कि आपका जलता है वहां पे, वो क्या होता है? आपका फास्फोरस ही वो होता है जो आपका जलता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है वो आपका फास्फोरस ही वहां पे होता है। और दोस्तों जो आपका फास्फोरस होता है इसका रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? रासायनिक प्रतीक आपका P ये यहाँ पे हो जाता है। ये दोस्तों ये आपका अत्यधिक आपका प्रतिक्रियाशील तत्व है और प्राकृत में फास्फेट के रूप में आपका ये पाया जाता है। और यह मुख्य रूप से आपका दो रूपों में ही पाया जाता है। एक तो क्या होता है आपका सफेद एक क्या होता है दो कलर में आता है, एक क्या होता है आपका सफेद होता है, यह सफेद फास्फोरस होता है। और यह क्या होता है, यह एक होता है सफेद जो आपका फास्फोरस होता है, यह आपका एक सॉफ्ट मोमी और ज्वालामुखी का रंग यहाँ पे आपका होता है। तो इसमें दो कलर होते हैं, बस इतना ही आप ध्यान रखना कि इसका राइट आंसर फास्फोरस आपका बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसका जो प्रतीक क्या होता है, ये P इसका प्रतीक यहाँ पे आपका हो जाता है। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एसिटिक अम्ल किसका अन्य नाम है? जो आपका एसिटिक अम्ल होता है किसका अन्य नाम आपका हो जाएगा? जब ये क्वेश्चन आपका दानापुर जड़ावड़ में पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका एसिटिक अम्ल होता है ये आपका सिरका का एक अन्य नाम यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर अम्ल की बात हो रही ना,
कुछ अम्ल और आपको पता होने चाहिए जो कि आपके पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक अम्ल आपको ये पता होना चाहिए, आपका जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl पता होना चाहिए। यह हमारे पेट में पाई जाती है और यह भोजन को पचाने में मदद करती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल, कौन सा एसिड आपका पाया जाता है, तो आपको ये HCl का नाम याद करना। ये पेपर पूछा जा चुका और ये पूछ लिया जाए ये क्या कार्य करता है, तो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको पचाने का काम आपको ये HCl ही वहां पे करता है। और इसके बाद एक याद करना जो आपका साइट्रिक अम्ल होता है। क्या याद करेंगे आप? अगर पूछ लिया जाए जो आपका साइट्रिक अम्ल होता है, क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। ये बताओ साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाया? जो आपके खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आपका एक नोट करना, जैसे आपका नींबू हो गया, क्या हो गया आपका? नींबू हो गया। या फिर जो आपका संतरा, नींबू हो गया, संतरा हो गया, जैसे आपका आंवला हो गया, क्या हो गया? आंवला हो गया। यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें क्या होता है? साइट्रिक अम्ल आपका वहां पाया जाता है। इसी के बाद एक याद करना जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है। एक ये भी याद करना कि लैक्टिक, एक याद करना क्या हो जाएगा आपका जो आपका क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल होता है। तो ये बताओ जो आपका लैक्टिक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल, दोस्तों ये लैक्टिक अम्ल के बारे में एक चीज ये हमेशा याद करना कि यह दही और दूध में पाया जाता है जब दूध खट्टा होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध जो खट्टा होता है किस वजह से होता है, तो आप क्या बता दोगे? लैक्टिक अम्ल का नाम याद करना कि जो आपका दूध होता है, दूध जो आपका खट्टा हो जाता है किसकी वजह से होता है? आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से आपको यहाँ पे हो जाता है। और इसके बाद एक जो आप याद करना जो आपका ये एसिटिक अम्ल को ये भी याद कर लेना। एसिटिक अम्ल क्या होता है? यह सिरका में पाया जाता है जो कि आपका अंगूर हो गया या सेब हो गया के किण्वन से आपका ये बनता है। तो एसिटिक अम्ल किसमें याद कर लेना? जो सिरका में याद करना, सिरका का अन्य नाम आपका एसिटिक अम्ल भी वहां पे आपका हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। एक सवाल में यह पूछा गया है कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और बनता है, और क्या आपका बनता है? ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा जालंधर जडारो में वहां पूछा गया था। तो आयरन सल्फेट और क्या बनेगा? और आपका बनेगा कॉपर। क्या बनेगा? कॉपर आपका बनता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और कॉपर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? जो कॉपर होता है, देखो कॉपर के बारे में ये चीज याद करें कि जो कॉपर हो गया इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? ये आपका Cu इसका रासायनिक प्रतीक हो जाएगा। और इसके बारे में एक पॉइंट ये याद करना, अगर ये पूछा जाए इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, कॉपर की जो परमाणु संख्या है ये अभी कितनी हो जाएगी? आप बताओगे 29 परमाणु संख्या यहाँ पे हो जाती है। और यह आपका एक पारदर्शी और चमकीला धातु होता है। जो आपका कॉपर होता है ये आपका पारदर्शी और चमकीला आपका धातु वहां पे होता है। यह सुनहरा लाल रंग से पाया जाता है और बहुत अच्छा विद्युत और ऊष्मा का ये चालक भी आपका यहाँ पे हो जाता है जो आपका कॉपर होता है। ठीक है, ये आप देखा होगा जो घरों में लाइनें होती, तार बिछते हैं, वो कई आपके ज्यादातर कॉपर के ही वहां मंगाए जाते हैं, क्योंकि कॉपर क्या होता है ये आपको यहाँ पे याद करना, विद्युत का और ऊष्मा का अच्छा आपका सुचालक वहां पे आपका ये हो जाता है, चालक अच्छा आपके यहाँ पे हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ये बताओ का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? का तार बताओ जो आपका इस्पात के तार से अधिक प्रबल हो जाएगा, तो किसका तार हो जाएगा? वो आपका नायलॉन का होता है। किसका होता है? नायलॉन का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका नायलॉन है ना, नायलॉन के बारे में ये याद करना कि जो आपका नायलॉन होता है इसमें अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अच्छा ये बताओ जो आपका नायलॉन है इसका आविष्कार, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसका आविष्कार, नायलॉन का आविष्कार, तो क्या बताओगे? ये आप याद करिएगा 1935 में वाल्टर एलिसन ने, नाम क्या याद करोगे यहाँ पे? वाल्टर एलिसन का नाम याद कर ले, वाल्टर एलिसन और जॉन रे, और क्या याद करो? जॉन रे ने इसका क्या किया था? आविष्कार वहां पे किया था। और यह पहला आपका 100% सिंथेटिक फाइबर भी था और जिसका इस्तेमाल आपके कपास के स्थान पर किया जा सकता है। और इसके पहले उपयोग आपका स्टॉकिंग के रूप में किया गया था और बाद में इसे कई अन्य उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा था। यहां बस आप ये याद करना कि जो आपका नायलॉन है इसका आविष्कार कब किया गया? आप बताओगे 1936 में इसका आविष्कार वहां पे किया गया था।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी नायलॉन हो जाएगा, जो कि जयपुर जडारो में सीधे सीधे पूछा गया था। अब ये बताओ, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा ये पूछा जा रहा है। उस प्रक्रिया हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। विद्युत लेपन कहा जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो आपकी सीरीज होती है ना, अब ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पूछे जाते हैं जब भी पेपर में आते हैं, ये आपके ऑप्शन ऊपर नीचे वहां पे हो जाते हैं, इसमें कभी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा रहेगा आपको गोले में वही वहां पे टिक गोला भरना है। ये नहीं करना कि यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे आपको ए लिखा है, आप वहां पे कर दो जाके। तो जहां पे सामने रहेगा वही उसी गोला को आपको वहां पे टिक सही से भरना। तो आप जो गोला वहां मान लो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो जो आपकी वहां सीट रहती है वहां पे ध्यान से ये जरूर टिक करना किसमें आप वहां पे टिक करें, क्योंकि इनकी जो सीरीज है अब आपके ऊपर नीचे यानी ऊपर नीचे अब आपकी वहां पे आने लगी है। अगला सवाल दोस्तों ये आपसे पूछा गया कि क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण होता है? क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण होता है? हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन। किसका? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, यहां से अभी तक जितने बार पेपर हुआ ना, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपका भौतिक परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं? ये दोस्तों वैसे परिवर्तन आपके होते हैं, यानी इसमें कोई नया उत्पाद वहां पे नहीं बनता है, यानी बस कुछ देर के लिए एक नया उत्पाद बनता है और वो दोबारा से अपने पुरानी अवस्था में भी वहां पे आ जाता है। वो आपके सारे भौतिक परिवर्तन यहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जो आपका पानी का वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण, अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए जो पानी का वाष्पीकरण होता है ये कैसी क्रिया है, तो आप क्या बताओ? ये आपका भौतिक परिवर्तन ही यहां पे होता है, क्योंकि जब पानी गर्म किया जाता है तो ये वाष्प में बदल जाता है, लेकिन उसकी रासायनिक जो संरचना होती है ये हमेशा H2O ही रहती है, जल ही आपका रहता है। अब जल जो आपकी वाष्प बन गई, वाष्प बाद में क्या? वाष्प फिर बाद में जल का रूप ही तो वहां पे ले लेगी वहां पे। तो अगर पूछा गया पानी का वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है, हम बताएंगे भौतिक परिवर्तन आपका होता है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जैसे जो आपका बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना ये कैसी प्रक्रिया हो जाएगी? ये भी आपकी हो जाती है कैसी? भौतिक परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो जो बर्फ है, ये बर्फ पिघल के मान लो पानी बन गई, जल बन गई। अब इसी जल को जब हम लोग और ठंडा करते हैं फिर हम बर्फ वहां बना सकते हैं, यानी ये अपनी पुरानी अवस्था फिर वहां पे आ जाएगा। यानी अगर कोई नई अवस्था बन भी गई है वो पुरानी अवस्था में कन्वर्ट वहां पे हो सकती है। तो वो आपके कैसे होते हैं? भौतिक परिवर्तन सारे यहाँ पे होते हैं। और इसके बाद जैसे आपको जो ताम्रपत्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो आपका ताम्रपत्र का मोड़ना, ताम्रपत्र का मोड़ना ये कैसा प्रक्रिया हो जाएगा? ये भी आपका भौतिक परिवर्तन यहाँ पे हो जाता है। या फिर जैसे आप ये बता सकते हैं हवा में घुली धूल, हवा में जैसे घुली धूल है, घुली धूल, ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी धूल के कण हवा में तैरते हैं और यह एक कैसा परिवर्तन होता है? ये आपका एक भौतिक परिवर्तन यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ताम्रपत्र को मोड़ने उसका आकार बदलता है, लेकिन उसकी जो रासायनिक संरचना में कोई भी परिवर्तन आपको वहां पे नहीं होता। ये भी क्या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन के बारे में। एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है, ये बताओ सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया में क्या बनता है? कि आपका सिरका हो गया, बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? इसकी अभिक्रिया से क्या बनेगा आपका? ये बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाए? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बनता है आपका? ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड आपका बनता है। ये इसका CO2 इसका क्या हो जाएगा? इसका आपका रासायनिक सूत्र हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और दोस्तों जो आपको ये CO2 होती, कार्बन डाइऑक्साइड होती, ये आपका रंगहीन हो गया, गंधहीन होगा और बिना स्वाद वाली गैस आपकी होती है। और यह गैस आपके ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारकों में से एक गैस आपकी वहां पे हो जाती है। अगर कभी ये पूछा जाए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका गंध कैसा है? अब बताओ गंधहीन। रंग कैसा? अब बताओ रंगहीन। भाई कोई रंग इसका नहीं है। क्या? जैसे कि वातावरण है, यहाँ पे जो आपकी जो वायु है इसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको अलग अलग वहां पे दिख रहा है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड अलग कलर का है, ऑक्सीजन अलग कलर का है?
तो यानी इनका क्या कोई रंग भी आपका वहां पे नहीं होता है। अगला सवाल ये आता है, ये बताओ जो लवण की सांद्रता प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में पाई जाती है समुद्र में। अभी मैंने बताया था इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, NaCl होता है। एक क्वेश्चन मैंने अभी वहां पे सोल्व कराया था, बस क्वेश्चन वही है जो कि जबल जालंधर जड़ौरा में पूछा गया, बस थोड़ा क्या चेंज कर दिया, कुछ इसका भाग चेंज वहां पे कर दिए। क्योंकि दोस्तों जो आपका समुद्र का जल होता है ना, समुद्र जल में ये मान चलना है कि आप वहां पे ये मान चल रहा है प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में कितनी मात्रा होती है। अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये आपका होता है 3.5% आपका वहां पे आपका हो जाता है। यानी इसका मतलब यह है कि समुद्र का जो पानी होता है, अगर 1000 ग्राम, अगर आप 1000 ग्राम पानी हम लोग वहां पे यूज करते हैं तो पानी में लगभग कम से कम आपका 35 ग्राम आपका यहाँ पे क्या लवण, यानी जो आपका साल्ट होता है, नमक होता है, वो वहां पे आपका पाया जाता है। कितना, 35 ग्राम आपका पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, 30 से 35 वाला जो ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। यानी समुद्र का जल होता है, खारा जल होता है, अगर आप 1000 जो ग्राम जल होता है इसको वाष्पीकरण वहां पे करेंगे तो हमें NaCl जो आपका लवण होता है कितना मिलता है, 35 ग्राम आपका मिलता है। यानी इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपका NaCl तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया और पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये भी वहां पाए जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है NaCl के बारे में पूछा जाएगा, तो 30 से 35 आपका क्या हो जाएगा ग्राम आपका NaCl यहाँ पे आपका हो जाता है। इस सवाल में ये चीज पूछी जा रही, वह परिवर्तन जिसमें एक से अधिक पदार्थ नए बनते हैं क्या कहला। अब देखो, अगर कोई पदार्थ आपका नया ही बन गया, अब वो आपकी पुरानी अवस्था में नहीं जा सकता, आप क्या बताओ कैसा परिवर्तन हो जाएगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा, ऑप्शन बी, यानी कि इसमें नया पदार्थ ही हमारा बन गया। अगर नया पदार्थ नहीं बनता तब तो हम भौतिक परिवर्तन बताते, अब यहां पे नया पदार्थ बन गया, आप बताओगे रासायनिक परिवर्तन बता देना। जैसे यहां पे ये चीज ध्यान रखना, जैसे द्रव्य का जलना, जैसे ये मान लो जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अगर आपने गाड़ी पे एक बार डाल दिया, अब वो पेट्रोल आपका जल गया, तो क्या दोबारा वो पेट्रोल बन सकता है, तो वो दोबारा पेट्रोल आपका नहीं बनेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, यानी ये अपनी पुरानी अवस्था में अब वापस ना आ सके। इसके बाद ऐसे आप ये बता सकते हैं, जो आपका लकड़ी हो गया, क्या लकड़ी का जैसे जलना हो गया, अब लकड़ी जल के कोयला होगी, क्या कोयला आपका लकड़ी बन सकता, नहीं बन सकता वहां पे, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो गया। अब जैसे खाना पकाना, अब खाना अगर आपने एक बार पका लिया भाई, अब क्या वो पुराना वैसे गेहूं आपने पका दिया, उबाल दिया, क्या वैसा हो सकता है, आप दूसरे रोटी बना ली गेहूं का, तो क्या वो गेहूं बन सकता, नहीं बन सकता, वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा। या फिर जैसे आटे की रोटी बदलना, ये सब बताइए, जैसे आपका दूध से लैक्टिक एसिड का बनना, अब जैसे दूध था आपका, दूध से आपका दही बन गया, ठीक है, अब क्या दही से आप दूध वहां बना सकते, नहीं बना सकते। ये सारे कैसे परिवर्तन होते हैं, ये सारे आपके रासायनिक परिवर्तन वहां पे आपके ये हो जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन याद करना, कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, कौन से आपके भौतिक परिवर्तन वहां पे हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका आघात वर्धनीयता। क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब यहीं पे दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो धातु वो कौन सा गुण होता है जिन्हें हम खींचते हुए पतले तार के रूप में बनाया जा सके, तो वो धातु का कौन सा गुण होता है, वो तन्यता होता है। लेकिन यहाँ पीटने की बात हो रही तो हम बताएंगे आघात वर्धनीयता ये गुण होती है। अगर तार खींचने के रूप में बताता है, हम लोग तन्यता पे यहाँ पे इस पे टिक करते। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, तो क्या क्या बनता है, देखो क्या क्या दिया गया है। यहां पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने लिखा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया गया। अब इसे अगर आपका चूने का जो पानी होता है इसमें अगर ये आपका प्रवाहित किया जाए क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा आपका एक तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, एक तो बनेगा CaCO3 बनेगा और जल आपको यहां बनता है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या बता दोगे, आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का आपका यहाँ पे निर्माण आपका होगा। तो आप क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का आपका निर्माण यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्षैतिज रूप से स्थित क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में उदासीन बिंदु कौन सा होता है। तो ये तो हम सभी को पता है कि जो आपका उदासीन बिंदु कौन सा होता है, उदासीन पॉइंट आपका होता है वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र आपका शून्य होता है, वही क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु आपका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर क्वेश्चन हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में रिपीट आपका ये हो चुका है। अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश किस प्रकृति को दर्शाता है। जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है। तो ये किस प्रकृति दर्शाएगा, हम बताएं क्या, कणीय प्रकृति। कैसी प्रकृति की, कणीय प्रकृति की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपको ये प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पे दिया जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर कभी ये दो प्रकाश विद्युत प्रभाव आपका वह घटना होती है जिसमें आपका एक धातु की सतह पर प्रकाश जो होता है गिरने पर उस धातु से विद्युत आवेश क्या होता है, उत्सर्जित होते हैं, वही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव आपकी कहलाती है। और यहाँ पे ये पॉइंट ये भी याद करना, इसकी खोज यानी इसे पहली बार किसने देखा, या फिर ये बता दे इसकी खोज किसने की। तो आप क्या बताओगे, हेनरी हर्ट्ज ने। किसका नाम बता दोगे, हेनरी हर्ट्ज का नाम आप यहां पे याद करो। और कब देखा था पहली बार, 1887 में। लेकिन इस प्रभाव का सही व्याख्या आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो यहां पे एक चीज ये ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया, पहली बार देखा था, यहां पे ये देखा, यहां नोट करना, इन्होंने पहली बार यहां पे देखा था। अब इसकी मान लो व्याख्या किसने की थी, इसकी अच्छे से व्याख्या किसने की थी, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। तो हम लोग क्या बताओगे, आप बताओगे 1905 में इन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यहां पे इसकी इस प्रभाव की सही व्याख्या किसने की थी, आप बताओ किसका नाम, ये हम बताएं किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहां पे की थी। और इसीलिए इन्हें क्या 1905 में आपका नोबेल पुरस्कार, यहां पे याद करना कि यानी 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में की थी। कब की थी, इन्होंने याद लिख लेना 1905, 1905 नोट करना, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम यहां पे नोट कर लें। और इसी व्याख्या के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी यहां पे दिया गया था। तो देखा किसने पूछेगा, आपको हेनरी हर्ट्ज का नाम बताना है और इसकी व्याख्या अच्छे आपके एग्जाम में जो आपका यही अल्बर्ट आइंस्टीन का ही नाम आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन्हें इसकी व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया था। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। जो सोलर कुकर आपको सभी को पता है कि आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, कई लोग यहाँ पे ले भी रहे हैं। तो जो आपका सोलर कुकर होता है इसमें क्या होता है, एक दर्पण होता है। क्या होता है, एक आपका दर्पण होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दर्पण क्या करता है, जो आपकी सूर्य किरणें होती है उससे क्या होता है, उसमें पड़ती है और वो रिफ्लेक्शन के करना क्या करता है, वहां ऊष्मा आपका ये उत्पन्न वहां पे करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर एक प्रकार का रसोई उपकरण है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन पकाने के लिए आपको ये डिजाइन किया गया है। और सोलर कुकर में सूर्य की जो आपकी रोशनी को गर्म करने के लिए एकत्र वहां पे किया जाता है और उसे पकाने की प्रक्रिया में आपको टोटल वहां बदल आपको वहां पे दिया जाता है। तो किसके द्वारा सारा कुछ होता है, ये आपका एक दर्पण के द्वारा आपको वहां पे किया जाता है। एक सवाल में ये पूछा जा रहा है कि ये बताओ, किसी एक माध्य चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती आपकी यहाँ पे होती है। तो किसके समानुपाती आपकी यहाँ पे होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या बता देंगे, इसका राइट आंसर क्या बताओगे आप, सीधा सीधा ये हो जाएगा कण का संवेग। क्या हो जाएगा, कण का संवेग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाए। दोस्तों यहां पे एक शब्द आवेश दिया जा रहा है ना, आवेश वाला, यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। इनके आवेश आप याद कर लेना, कभी कभी क्वेश्चन के आवेश भी पूछे, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है,
प्रोटॉन पे कितना आवेश है, न्यूट्रॉन पे कितना आवेश है, ये आपके पेपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया, सभी के आवेश आपको पता यहाँ पे होने चाहिए। अगर दोस्तों आपसे इलेक्ट्रॉन का पूछा गया, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश आपका हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम, माइनस का 19 कूलाम, ये चीज याद करना, ये आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। और प्रोटॉन का भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या बताओगे, यहां बताओगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, यहाँ पे याद करिएगा। इसके बाद दोस्तों जो आपका न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे आपका कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन पे आपका कोई भी आवेश वहां पे नहीं होता, ये आपका न्यूट्रल होता है। तो इनके आवेश याद कर, जो कि अक्सर आपके कई बार क्वेश्चन आपके यहाँ पे रिपीट भी हो चुके हैं। एक सवाल दोस्तों ये आपका पूछा गया था, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश को एकत्र करने के लिए एक समान लेंस के स्थान पर एक अवतल दर्पण का उपयोग किया गया था, जो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण रंगीन मिश्र उत्पन्न आपका करता था। तो ये बताओ कौन सा आपका दूरबीन हो जाएगा, तो उस दूरबीन का नाम हो जाएगा क्या, परावर्तित दूरदर्शक, परावर्तित दूरदर्शक हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो न्यूटन के 3 नियम है ना, आप ये अच्छे से तैयार कर लो। वैसे मैंने पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए वहां पे न्यूटन के जितने भी नियम दिए सारे मैंने वहां पे करा रखे हैं। तो न्यूटन के जो आपके 3 नियम है, यहाँ क्या क्या आपको पता होना चाहिए, ये याद करना कि न्यूटन ने ये 3 नियम कब दिए थे और कौन सी पुस्तक में इसके बारे में बताया था, और ये कौन से 3 नियम है, ये 5 पॉइंट आप वहां से तैयार कर ले जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे जीके के सारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन जीके के यहाँ पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो आपका यूरोपा होता है किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि आपको ये जबलपुर जडारा में पूछा गया था। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह आपका हो जाएगा, हम बताएं किसका, बृहस्पति जो ग्रह हो जाएगा इसका प्राकृतिक उपग्रह आपका यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि जो आपका बृहस्पति ग्रह होता है इसके जो 4 प्रमुख उपग्रह हैं जो आपके अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, जैसे नंबर 1 पे आप याद करना क्या, आईओ, नंबर 1 पे आप याद करना आईओ आपका हो जाएगा। सेकंड नंबर पे याद करना आपका किसका, यूरोपा, सेकंड नंबर पे याद करेगा जैसे आपका यूरोपा हो गया। थर्ड नंबर पे याद करना जैसे आपका गैनीमीड हो गया, क्या हो जाएगा आपका गैनीमीडी, आप ये नाम यहाँ पे याद कर लीजिएगा। और इसके बाद चौथे नंबर एक नाम याद करना आपका कैलिस्टो का, किसका याद कर लेना आप, कैलिस्टो का नाम यहाँ पे याद कर लीजिए, कैलिस्टो का नाम यहाँ पे याद कर ले। और दोस्तों जो आपका ये जो यहाँ पे दिया जा रहा है आपका कि जो आपका गैनीमीडी यहाँ पे दिया गया गैलीलियो उपग्रह ग्रह जो आपका होता है बृहस्पति, एक इन उपग्रहों की खोज किसने की थी, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहले बस इतना ही आप यहाँ पे याद करो कि जो आपका यूरोपा है ये किसका प्राकृतिक उपग्रह हो जाएगा, हम बताएंगे बृहस्पति का। और बृहस्पति के ये आप 4 उपग्रह याद कर लेना, ये चारों आपके पेपर रिपीट वहां पे होते हैं, जैसे आपका यूरोपा हो गया, आईओ हो गया, गैनीमीडी हो गया या फिर कैलिस्टो आपका, ये सारे उपग्रह आपके बृहस्पति ग्रह के आपके वहां पे हो जाते हैं। सारे नाम एक बार यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों जो आपका एक अगला सवाल आता है, ये बताओ अच्छा भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी, भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन पे वहां पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं इसमें जो आपका पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य को क्या कहा जाता है, भारत की रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पंजाब राज्य होता है यहाँ आपका गेहूं का बहुत ज्यादा उत्पादन वहां पे होता है, इसी वजह से इसे क्या पंजाब को क्या कहा जाता है, भारत की रोटी की टोकरी आपका कहा जाता है। एक सवाल ये पूछा गया कि सूरमा नदी जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, कहां से ये आपकी निकलती है, ये कहां से आपकी निकलती है। तो ये जो आपकी सूरमा नदी है ना, ये सूरमा नदी ये आपकी कहां निकलेगी, ये आपकी निकलेगी मणिपुर की पहाड़ियों से, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। आप क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन के यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे कुछ मैं और आपको नाम नोट करा देता हूं, अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप हमेशा किसका नाम बताओगे, आप नाम बताइए गंगा नदी का नाम आप बताइएगा। अगर पूछा गया भारत की सबसे लंबी नदी, आप बताओ गंगा नदी का। इसकी लंबाई अगर पूछ लीजिए कितनी आपकी हो जाएगा, बताओगे 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर।
ये आपकी लंबाई यहाँ पे हो जाती है। यानी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी आपकी ये हो जाती है। और यह नदी आपके उत्तर भारत के कई राज्य से आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और इसके बाद कहां जाएगी, ये बाद में बांग्लादेश में वहां प्रवेश कर जाती है। तो ये याद करना कि भारत सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद एक जो फेमस नदी भारत की है, एक यमुना है आपकी, और एक याद करना कि जो आपकी गोदावरी नदी है, एक गोदावरी नदी। ये दोनों नदियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए, इनकी लंबाइयां क्या है आपको ये पता होना चाहिए। अगर यमुना नदी की लंबाई हम लोग बात करें, ये आपकी 1376 किलोमीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। और यह गंगा की सहायक नदी है, जो कि दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा राज्य में ये आपकी प्रवाहित होती है। तो यमुना क्या हो जाएगी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, अगर पूछा गया गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, आप इसका नाम वहां पे याद करिएगा। और जो गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी आपकी 1465 किलोमीटर आपकी यहाँ पे हो जाती है। और यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। अगर ये क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी आपकी यहाँ पे हो जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर ये पेपर पूछा गया दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कि गोदावरी नदी का नाम आप यहाँ पे याद करना है, जो कि आपका महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश तक आपकी ये प्रवाहित वहां पे आपकी होती है। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के भीतर है, 1 डिग्री के भीतर है, किसका, इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे, आप बताओगे एवरेस्ट पर्वत। एवरेस्ट पर्वत ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका एवरेस्ट पर्वत है ना, यहां से भी कई सारे पेपर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किससे, एवरेस्ट पर्वत से। तो यहां पे एक तो यही पूछा जाता है कि ये बताओ इसकी ऊंचाई क्या है। अगर आपसे इसकी कभी ऊंचाई पूछ ली जाए तो ऊंचाई आप क्या बताओगे एवरेस्ट पर्वत की, आप बता देना कि 8,848.86 मीटर, 86 मीटर, ये याद करिएगा। या फिर अगर कभी आपका फीट में दिया जाता है तो वो हो जाएगा क्या, 29,031.7, ये आपका फीट में वहां पे आपका दिया जाएगा। तो ये उसकी सारे ऊंचाइयां आप नोट कर लेना, क्या ऊंचाई, यानी इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत भी बनाती है। और यह ऊंचाई आपका 2020 में आपका अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण के द्वारा आपकी ये वहां पे मापी गई थी। और कभी दोस्तों ये पूछा जाए, अच्छा इसका नाम आपका एवरेस्ट ही क्यों रखा गया, इस पर्वत का नाम एवरेस्ट पर्वत क्यों बोला गया, तो यहां पे एक पॉइंट ये याद कर लेना, इसकी खोज के लिए कि जिन्होंने इसकी खोज की थी उनका नाम क्या था। यानी कि यहां पे याद करना कि इसकी खोज किसने की थी, आप यहां पे याद करें, जो सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम एवरेस्ट पर्वत आपको यहां पे रखा गया था। और ये कौन थे, इन्होंने ब्रिटिश इंडियन सर्वे के प्रमुख के रूप में कार्य किया था। और इससे पहले आपका जो आपका ये है, पहले किस नाम से जानते थे इसे, आपका पहले पीक एक्स वी के नाम से, इसको पहले किस नाम से जानते थे, इसे आपका पहले पीक XV के नाम से आपका ये जाना जाता था। तो ऊंचाई याद करना, और इसका नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा पीक XV की जगह, तो ये हुआ था जॉन एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम आपका एवरेस्ट पर्वत वहां पे रख दिया गया था। अगला सवाल ये आता है कि असम के किस शहर में आपके ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, आप बताएंगे सीधा सीधा हम लोग तेजपुर, क्या बताएंगे, तेजपुर बताइएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेजपुर यहाँ पे आपका हो जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी होती है ना, इसके बारे में कई 2-3 पॉइंट और यहाँ पे याद कर लीजिए। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे होती है, जो कि पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे चीन में क्या कहा जाता है, तो चीन में आप क्या बोलोगे, इसे आपका क्या बोलोगे, यहाँ पे चीन में क्या बोला जाएगा, यारलुंग, क्या बोला जाएगा, यारलुंग या तेंग्सकोपो, ये नाम चीन में वहां पे दिया गया है। और वहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसे आपका बांग्लादेश में क्या बुलाया जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो
तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम भी याद करना है कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है चीन में किस नाम से जानी जाती है, या फिर आपकी ये बांग्लादेश में किस नाम से आपकी वहां पे जानी जाती है। अब ये बताओ हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है, महानदी होगा, गोदावरी होगा, बेलवा होगा, कृष्णा होगा। ये आपका जबलपुर जलालपुर, जब ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था तो बताओ इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा। हम क्या बताओगे, जो आपका हीराकुंड बांध है ये आपका महानदी पे बना है, किस नदी, महानदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्यों दोस्तों, जो आपका हीराकुंड बांध है, कुछ पॉइंट ये यहाँ पे इसके याद कर लेना कि ये हीराकुंड बांध किस राज्य में है। तो राज्य क्या बताओगे, आप बताओ कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा उड़ीसा राज्य आपका यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद पूछा जाए ये बांध कौन सी नदी पे निर्मित है, नदी हम कौन सी बता दोगे, नदी हम लोग बताएंगे महानदी। नदी क्या बता दोगे, नदी बता दोगे महानदी, आप यहां बता दीजिएगा। और कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए अच्छा इसका निर्माण कब हुआ था, या फिर इसका निर्माण कब हुआ था, हम क्या बताओगे, इसका निर्माण आपका 1957 में, 1957 इसका निर्माण आपका शुरू हुआ था। और ये आपका 1960 में, और क्या याद करोगे यहाँ पे 1960 में, 1960 में इसका निर्माण आपका पूरा हुआ था। तो ये पॉइंट नोट करना कि जो आपका हीराकुंड बांध है 1957 में निर्माण शुरू हुआ, 1960 में ये आपका कंप्लीट वहां पे हो गया, महानदी बनाया गया, उड़ीसा राज्य पे आपका ये यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं, जो आपके नीलम होता है, नीलम है और रूबी है, किसकी प्राकृतिक किस्में हो जाएंगी, हम बताएं क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। किसकी होती है आपकी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होंगी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाता, आप क्या बता दोगे, Al2O3, ये इसका रासायनिक सूत्र भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगले सवाल दोस्तों ये आता है, ये बताओ किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। कौन सी पंचवर्षीय योजना उस समय वहां पे चल रही थी, तो आप क्या बता दोगे सीधा सीधा, उस समय चल रही दूसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाए। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि ये बताओ अच्छा जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना जितनी अच्छी है इनकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी। हम क्या बताएं, शुरुआत आपके 1951 में नेहरू सरकार द्वारा ये आपके 1951 में वहां पे कराई गई थी। और कभी अगर पूछा जाए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था, हम बताएं 1951 से लेके 1956 इसकी पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपका वहां पे हो जाता है। लेकिन जो आपकी ये पंचवर्षीय योजनाएं थी ना, अब इसको आपका जो ये योजना आयोग जो इसको बनाता था, तो अब इसका नाम बदल के योजना आयोग का नीति आयोग वहां पे कर दिया गया। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल दोस्तों ये पूछा गया है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है, कितना भार के बराबर होगा। तो ये तो हमें मान लो फिजिक्स वाले हम लोगों ने कई चीजें बार इसे आपको बताया भी है, कितना हो जाएगा 1/6 होता है, यानी छठे भाग का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका वेट पृथ्वी पे 60 किलो है और जब आप चंद्रमा पर अपना वेट वहां पे काउंट करोगे तो उसका 1/6 यानी कि वहां पे आपका वेट 10 किलो ही आपका नजर आएगा। और इसका इस वजह से होता है कि जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल से कम होता है, इसी की वजह से आपका इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आपका भार होता है ये आपका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण होता है। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा पे इस जी का मान यहाँ पे कम हो जाएगा तो आपका भार भी कम हो जाता है। तो यही रीजन होता है कि अगर आपका वेट पृथ्वी पे 60 किलो है तो वहां पे कितना हो जाएगा 10 केजी हो जाएगा, या इसका 1/6 सीधा सीधा आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बताओगे, छठे भाग के बराबर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो सबसे बड़ा अभ्रक का उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे मैथ्स के क्वेश्चन सारे आपके स्टार्ट हो जाते हैं और मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव वहां पे होते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है तो बड़ी आसानी से सारे सवालों के आंसर आप बड़ी वहां पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी।
पहला सवाल दोस्तों जैसा आपका ये पूछा गया, ए और बी एक व्यापार में भागीदार है। ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा, तो 5वां हिस्सा क्या होता है, जो ये 5वां हिस्सा लिखा ये इसका मतलब होता है 1/5, यानी 5 हिस्से में इसका 5वां हिस्सा 1/5 भाग वहां पे क्या क्या हिस्सा लगाया। अब बी को लाभ का 2/3, जो 2/3 क्या होता है, ये आपका 2/3 होता है, यानी 3 भाग में 2 लाभ उसे मिल रहा है, 2/3 मिलता है। तो बी का धन कितने माह के लिए व्यापार में निवेश किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो आप जितना ज्यादा पैसा लगाओगे, जितने ज्यादा टाइम की लगाओ, उतना ही आपका प्रॉफिट वहां पे होता है। देखो क्या क्या चीजें दी जा रही वहां पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ बात हो रही ए और बी की बात हो रही, किसकी बात हो रही, ए और बी की। एक व्यापार में भागीदार है, ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा। अब ये बताओ, यहाँ पे हमने माना एक इस ऊपर लिख दिया, ए लिख दिया, नीचे हम बी के, यानी ऊपर हम सारे जितने चीजें लिखेंगे ए के लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे बी के। तो यहाँ पे पहले दिया जा रहा है, ए ने 15 माह के लिए पूंजी का 5वां हिस्सा लगाता है, यानी पूंजी का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/5 होगा 5वां हिस्सा, 1/5वां हिस्सा ये वहां पे लगाता है। अब फिर बोला गया है, अब 1/5वां हिस्सा लगा रहा है, अब बचा हुआ भाग क्या होगा, अब बचा हुआ भाग जो बी लगाएगा, अगर इसने एक भाग लगा दिया, बी लगाएगा 4/5 ही भाग तो लगाएगा। हम लिख रहे हैं ऊपर ए कितना लगा, नीचे लिखना है बी कितना लगा रहा है, ठीक है। 15 माह के लिए, तो यहाँ 15 माह के लिए यहाँ पे गुड़ा आपने क्या कर दिया, 15 से गुड़ा हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ए ने 15 माह के लिए लगाया था। और बी को लाभ का, अब देखो यहाँ बी ने क्या, बी का पूछा जा रहा है, बी ने कितने माह के लिए लगाया, हमने यहाँ पे एम लिख दिया, बी ने कितने माह के लिए लगाया है, ठीक है। अब बोला जा रहा है बी को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है, तो आप जितना पैसा लगाओगे उसी हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर बी ने 2/3 मिलता है बराबर, यहां पे हम ये चीज लिख लेते हैं कि जो बी था इसको लाभ का अगर 2/3 हिस्सा मिलता है, यानी 2/3 हिस्सा मिलता है, तो ये बताओ इसको कितना, अगर 3 में 2 हिस्सा इसको मिलेगा, इसको कितना मिला होगा, इसका अब एक ही भाग तो बचा है, वहां पे 3 में 1 भाग बचा है, ये ऊपर वाले को मिल जाएगा। अब इसको सोल्व करके अब इस एम का मान निकाल दो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 से 3 सीधा सीधा हमारा कट गया आपका, ये 5 से इस 5 से ये 5 सीधा सीधा कट गया, हमारा क्या बच रहा है, ऊपर बचा है आपका 1/2 बचा, इधर क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमारा 15 बचा है, नीचे क्या है 4 गुणे एम आपका ये बचा हुआ है। अब 2 से ये काटो 2 बार जाएगा, तो एम का क्या लो इधर ले आओ, तो एम बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15/2, और 15 का आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सही 1/2 माह, आप यहाँ पे लिख दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सही 1/2 माह, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए कैसे इसका आंसर आपका यहाँ पे आता है। इसके बाद दोस्तों एक अगला सवाल आया था, इसमें यह पूछा जा रहा है, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, उसने में से कुछ सेब खराब निकलते हैं और फेंक दिए जाते हैं, और वह 3.50 प्रति सेब के हिसाब से शेष सेब बेच देता है और 198 का लाभ कमाता है। तो फेंके गए सेबों की प्रतिशत पूछा गया कि सेब फेंके गए सेबों का परसेंटेज बताओ क्या आप यहाँ पे हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, देखो अगर आपने 16 मतलब यहाँ दिया गया 600 रुपए, देखो 600 रुपए में हमने खरीदे थे और हमें 198 का लाभ भी हुआ, हम क्या किया यानी 198 इसमें हमने जोड़ दिया, ये कितना आपका हो जाएगा, इसमें आप 198 जैसे जोड़ोगे ये हो गया हमारा 798, ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 798 अगर हम बेचेंगे तभी तो हमें आपका ये 100 कितना लाभ होगा 198, तभी तो हमें लाभ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब उसमें हमने क्या किया है, हमने 3.50 प्रति सेब के हिसाब से सेब बेचे हैं। अगर 798 टोटल आपने बेचा है कितने का, तो देखो 798 टोटल हमने बेचा और एक की कीमत क्या है 3.50 हमारी है। अब यहां से आप जब भाग करो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा कि हमने कितने सेब वहां बेचे थे, ये आपका निकल के आ जाएगा। इसको जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करो ये निकल के आपका आ गया 228 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग दिया गया था कि हमने 240 सेब क्या खरीदे थे लेकिन बेचे केवल हमने 228 तो बेचे थे, तो ये बताओ कितने सेब खराब हो गए। तो आप यहां निकाल सकते माइनस करके, परसेंटेज पूछा गया है तो यहां क्या लिखो, पहले सेबों की संख्या क्या थी 240 थी, अब यहां पे जब आप 240 228 माइनस कर दो ये आपका 12 आ गया, परसेंटेज क्या कर दिया हमने 100 से गुणा कर दिया, इसको सॉल्व करो ये कितना आपका 5% यहाँ पे आ जाएगा।
इसको सॉल्व करोगे 5% यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 5% सेब थे ये तो हमारे क्या हो गए, आपके खराब वहां पे हो गए। तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं कितने सेब आपके यहाँ पे खराब हो गए। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप यहाँ पे ले लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों ये आता है, इसमें पूछा जा रहा है एक बाल्टी में 11:12 के अनुपात में तरल पदार्थ है, ए और बी है। मिश्रण में से 92 लीटर निकाल लिया जाता है और 12 लीटर बी में इसे भर दिया जाता है। अब यह अनुपात 9:10 में बदल जाता है। तरल बी की आरंभिक मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। इसके पहले एक मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराया था, वहां पे ये सेम सवाल आपका दूसरे जड़ाव में पूछा गया था। तो मैं ये सवाल आप सभी को होमवर्क देता हूं, सारे बच्चे इसकी स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका सॉल्यूशन करिएगा, फिर इसका आंसर जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, क्योंकि ये सवाल हमने एक बार ऑलरेडी और आपको लगा चुका। अब ये सवाल आपको आता है कि नहीं आता, जरूर आप प्रैक्टिस करके बताइएगा। अगर नहीं आता होगा मैं अगली क्लास में करा दूं। वैसे ये सवाल मैंने जो पिछला प्रैक्टिस डे कराया था वहां पे इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी वहां पे करा रखा है। अब देखो एक सवाल ये पूछा गया है, ये बताओ 27,000 की राशि को दो भाग ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष के बाद साधारण ब्याज बराबर है, तो ए और बी दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना आपका होगा, ये यहां पूछा है। वो कैसे सॉल्व करोगे? हमने ये माना कि जो आपके पास राशि क्या है, 27,000 की राशि क्या हमारे पास है, 27,000 राशि, इसको हमने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। यानी जो आपका ए था इसको हमने दिया क्या, 15% दर की से आपने दिया है 2 ईयर का, 2 साल के लिए हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। और जो आपका बी था यहाँ पे, इसको हमने दे दिया 15% की दर से, इसे हमने दे दिया 4 साल के लिए हमने यहाँ पे दे दिया, क्योंकि सवाल में ये चीज आपकी यहाँ पे दी जा रही है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी को, ए को दिया गया 2 वर्ष के लिए, ए को दिया गया 4 वर्ष के लिए, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें जो ब्याज मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, बराबर आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो हमने ये माना है कि जो 27,000 टोटल हमारी राशि, इसमें जो ए है हमने माना इसका मूलधन ए मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे दर करो, दर क्या है 15%, समय क्या है आपका 2 है, आपका 2 वर्ष है बटे 100, यानी जो हमें यहां से ब्याज मिला तो इसके बराबर जो ब्याज मिला उसके बराबर आपके यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या ब्याज मिलेगा, यहाँ पे मान लो बी राशि आपकी हो गई, गुणे दर क्या आपकी 15%, समय क्या आपका 4 वर्ष है, बटे आपको यहाँ पे 100 आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम 100 से 100 सीधा सीधा ये आपका काट सकते हैं, 15 आपका ये कट गया, 2 से काटा 1 हुआ, 2 दूना 4। यहां से हमें ये पता हो गया कि जो आपका ए अनुपात बी है ये आपका रेशियो निकल के आ गया, 2:1 का निकल के आ गया। और यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे तो ये रेशियो आपका 2:1 का, लेकिन रुपए में कितना आपका ये 27,000 है, तो यानी हम ये कह सकते हैं 2:1:3, यहां पे हम ये कह सकते हैं 2:1, दोनों जोड़ा 3 हुआ, 3 बराबर ये आपका, अगर आपका 27,000 के बराबर दिया जा रहा है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9,000 के बराबर आपका हो गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, ये बताओ अच्छा, और ए और बी की अब राशि कितनी हो जाएगी, अब इनकी राशि कितनी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, हम सभी का यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये बताओ ए का भाग कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर 9 के है तो ये 2 बराबर कितना हो जाएगा, इसके 1 का भाग हो गया 18,000 हो जाएगा। बी का भाग कितना हो जाएगा, ये आपका 9,000 यहाँ पे बी का भाग आपका यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप ये निकाल सकते हो कि ये बताओ अच्छा, इन दोनों का कुल मिला के ब्याज कितना होगा। तो आप एक का ब्याज निकाल लो कि एक का हमें कितना ब्याज मिल रहा है। अब दोनों का ब्याज आपका बराबर ही मिल रहा है, तो दोनों के ब्याज बाद में जोड़ दोगे, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। तो हम एक का ब्याज केवल आप निकाल, क्योंकि हमें ये साफ साफ बोला गया ए और बी दोनों में प्राप्त कुल ब्याज कितना होगा, और दोनों के ब्याज क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे दिया जाए, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% और ए को, बी को 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद साधारण ब्याज क्या बराबर है, जो इनका साधारण ब्याज है बराबर है। तो अगर आप एक का ब्याज निकाल लो, उसका डबल कर दो, ये दोनों का ब्याज आपका निकल के वहां पे आ जाएगा। अब ये तो अगर एक ही राशि की आपकी 18,000, तो जहां पे यहाँ पे क्या निकालो, यहाँ पे सारे मान रख के एक का ब्याज आप निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या रख दो, यहाँ पे हमने रख दिया 18,000 एक की जो राशि है, और दर क्या आपके 15% है, गुणे आप कर दो 2 वर्ष, बटे कर दिया हमने 100। यहां से क्या करोगे, आपके एक ही ब्याज निकल आएगा। अब यह भी पता है दोनों के ब्याज जब बराबर है, तो हमने क्या किया, सीधे से 2 से गुणा ही कर दिया, 2 से गुणा कर। अब इसे सॉल्व करिए, कितना आपका हो जाएगा, यहां से ये 2 जीरो हमारे कट जाएंगे। अब यहाँ पे 180 गुणे 15 गुणे 2 करो, कितना निकल के आ, ये आपका निकल के आ गया है कितना,
10,800 निकल के आ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का ब्याज हो जाएगा, क्योंकि इतना अगर हम सॉल्व करते, इतना सॉल्व करते, हमें एक का ब्याज निकल के आता है। हमने क्या किया था, दोनों के ब्याज बराबर है, इसका हमने जस्ट यहाँ पे डबल कर दे, 2 से गुणा कर दे, तो दोनों का एक साथ का ब्याज आपका निकल के वहां पे आ जाएगा। तो ब्याज क्या हो जाएगा दोनों का, 10,800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा। दोस्तों एक अगला सवाल आता है, इसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ, दो पाइप ए और बी एक टैंकी क्रमशः 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद आपका बंद वहां पे करना होगा। तो कैसे आप इसे सॉल्व करें, ध्यान से आप यहां पे देखिएगा। हमने ये मानते हैं एक नल आपका यहाँ पे ए है, एक नल आपका यहाँ बी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ए नल है और बी नल है, ये एक 18 और 24 मिनट में, ये भरता आपका 18 मिनट में, ये भरता आपका 24 मिनट, पूरे नल को यहां भरता है। तो सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। 18 और 24 का एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 72। क्या हो गया, 72 आपके यहाँ पे हो गया। अब देखो 18 का भाग 72 में करो कितनी बार जाएगा, ये आपका 4 बार गया। 24 करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। यहां से हम ये कह सकते हैं, देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहां ये करना है, यदि दोनों पाइपों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को 12 मिनट में पूरी तरह भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। तो अगर हम बी को बंद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो आपका हो रहा है कि जो आपका ए है ये कंटिन्यू लगातार आपका चल रहा है। तो 12 मिनट, अगर जो आपका ए है 1 मिनट में कितना पानी भर रहा है, 4। तो ये बताओ जो आपका ए नल है ये 12 मिनट में कितना पानी आपका भर देगा, ये भर देगा आपका 4 गुणे 12, 12 12 12 24 12 36 12 48, यानी 48 लीटर। 12 गुणा करें कितना आ जाएगा, 12 48, हाँ 48 आ जाएगा। यानी 48 यूनिट इसने पानी यहां भर दिया है। और हमें टोटल पानी भरना कितना है, 72 पानी भरना है। बचा कितना शेष यहाँ पे, तो 72 में आप जैसे इस 48 को माइनस करो, क्या निकल के आ गया, 24 लीटर आपका निकल के आ जाएगा। यानी 24 यूनिट हमें पानी और यहां भरना है। तो अगर जो बी नल है 1 मिनट में 3 मिनट पानी भरता है, तो ये 24 मिनट पानी भरने में कितना समय लगेगा, 3 से भाग कर दो, 3 बट 24, 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका, 8 मिनट यहाँ पे आपका निकल के आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आपका बी नल है केवल इसे हमें 8 मिनट ही वहां पे चलाना है, उसके बाद बंद कर देना, तभी ये आपका 12 मिनट पूरी टंकी हमारी वहां भर जाएगी। तो आप इसका राइट आंसर क्या बता दोगे, 8 मिनट बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो दोस्तों यहां पे मैंने जितने सवाल कराए हैं वो सारे प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद दोस्तों जो अपनी अगली प्रैक्टिस आएगी वो कल आएगी, जहां हम लोग और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां पे करेंगे। बस जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रखे वो कंप्लीट नोट्स आप वहां पे तैयार करिएगा। और जो बच्चे पहली बार नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता सर कौन से टॉपिक ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो जो अपना एप्लीकेशन NA वाला, जैसे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वहां पे आप सीधा सीधा सर्च करिएगा NAWALA। जैसे ही सर्च करेंगे आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। जहां पे सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू वहां पे चल रही, उसे ज्वाइन करना। अगर आपको एक ही बार में अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो जो चीजें मैं एग्जाम तक आपको बताता चल रहा उसे आप फॉलो करिए, आपके पेपर में 100% क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएगी। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।